अध्याय 7 रिश्ते और परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ मनुष्य के कंट्रोल से परे है, परंतु उसका आचरण उसके वश में है। अशाब्दिक अर्थ कहाँ, कब, कौन और कैसे के आधार पर बदल सकता है। अब हम जीवन स्थितियों के प्रति भाव समूहों और दृष्टिकोणों का विषय बनाने जा रहे हैं। परिचालन स्थितियों में हाव भाव समूहों और दृष्टिकोणों को आकार लेते हुए देखने से गहरी प्रशंसा और अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से रिश्तों पर चर्चा करेंगे। अगले अध्याय में कुछ मार्गदर्शन के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा। दिन प्रतिदिन के अनुभव, माता पिता और बच्चे। ओह, माता पिता कैसा उलझा हुआ जाल बुनते हैं जब वे सोचते हैं कि उनके बच्चे भोले भाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिता की तुलना में माताएं अपने बच्चों की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक होती है। जैसा कि विक्टर ह्यूगो ने कहा, पुरुषों के पास दृष्टि होती है, महिलाओं के पास अंतर्दृष्टि होती है। आखिरकार किसी भी मौखिक संचार के संभव होने से पहले 2 सालों के दौरान अपनी संतान के अशाब्दिक संचार पर पिता की तुलना में मां को अधिक प्रतिक्रिया देनी पड़ी। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप वो अधिक सटीक रूप से महसूस करती है कि उसके बच्चे कैसा महसूस करते हैं। ध्वनि और डेसिबल स्तर अक्सर माता पिता और बच्चे के रिश्ते में अशाब्दिक संचार के तरीके होते हैं। दरवाजा पटकने, जोर से संगीत बजाने और चीखने चिल्लाने जैसी चीज़ों से संदेश कम्युनिकेट किए जाते हैं। इसके अलावा आमतौर पर इस बात पर सहमति है कि एक माँ ये बता सकती है कि क्या बच्चे का रोना ये दर्शाता है कि वो खाना चाहता है, बदलाव की ज़रूरत है, बीमार है या शायद बस थका हुआ है। हालांकि विभिन्न प्रयोगों से पता चला है कि माँ केवल अपने बच्चे के रोने के आधार पर संदेशों को नहीं पहचान सकती है। इन परीक्षणों में बच्चे के विभिन्न रोने की टेप रिकॉर्डिंग शामिल थी, जिन्हें पहचान के लिए माँ के सामने प्रस्तुत किया गया था, जबकि वो अपने बच्चे से अलग थी। इन परिस्थितियों में माँ एक रोने को दूसरे रोने से अलग नहीं कर पाती थी। हालांकि इसे समझना कठिन नहीं है। हमें एक माँ से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो संदेश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन करेगी, जब वो संदेश एक शब्द, ध्वनि या इशारे तक सीमित हो। माँ की क्षमता भाव भंगिमा, संदेश की अनुकूलता और रोने से जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इन सभी संचार उपकरणों का उपयोग वो बच्चों की ज़रूरतों को समझने और संतुष्ट करने के लिए करती है। बाद में किशोरावस्था में माँ जान सकती है कि उसका बच्चा कैसा महसूस करता है। उसके गाने, सीटी बजाने, गुनगुनाने, रेडियो बजाने या अन्य ध्वनि उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने के तरीके से। कभी कभी उसकी भावनाएं उसके पति से बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि वो कोई दरवाज़ा पटकने से अलग अलग अर्थ जोड़ता है, जैसे कि जब कोई बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर निकलता है, जबकि इसके विपरीत जब वो अपने माता पिता के साथ विशेष रूप से प्रतिकूल टकराव के बाद घर छोड़ता है। कई पिता सभी दरवाज़ों को एक ही श्रेणी में रखते हैं, जबकि माताएं अलग अलग प्रकार देखती हैं। हमारी रिसर्च में लगभग सभी माता पिता ने टिप्पणी की कि उनके बच्चे कुछ छिपाने की कोशिश करते समय जो इशारे करते हैं वे सबसे स्पष्ट थे। बिना किसी अपवाद के प्रत्येक माता पिता ने कहा, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कब झूठ बोल रहा है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। उनके लिए जो बहुत मुश्किल था वो इशारों, शोर या चेहरे के भावों के संदर्भ में यह वर्णन करने की कोशिश करना था कि ये क्या था। उल्लिखित सबसे सामान्य तरीके थे: माता पिता की ओर ना देखना, तेजी से पलकें झपकना, बोलते समय अपना मुंह ढकना, हिलना, नीचे देखना, कंधे उचकाना, बार बार निगलना, अपने होठों को गीला करना, लगातार
अपना गला साफ करना, अपनी नाक रगड़ना, बातें करते समय अपना सिर खुजलाना, उनके गले पर हाथ डालते हैं और उनके गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हैं। अपनी रिसर्च को पलटते हुए हमने कई बच्चों से पूछा कि वो कौन व्यक्ति है जिसे झूठ बोलने में उन्हें सबसे अधिक परेशानी होती है, और उन्होंने सर्वसम्मति से जवाब दिया कि वे उनके माता पिता थे। जब उनसे पूछा गया कि झूठ बोलने के लिए सबसे आसान व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा, दादा दादी। क्या आप इतने लोगों से भरे कमरे में बता सकते हैं कि कौन शादीशुदा है और कौन नहीं? किन लोगों में प्रेमी का मजबूत बंधन है और किन में नहीं? कौन से लोग एक दूसरे के साथ असहज हैं और कौन से नहीं? और कौन से जोड़े घर पर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे और कौन से नहीं? प्यार किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा। हमने देखा है कि जिन लोगों के लिए ये अर्थपूर्ण है, उनके साथ कुछ व्यवहार और हाव भाव घटित होते हैं जो उनके लिए विशिष्ट होते हैं। एक समूह में अविवाहित के बजाय विवाहित महिलाएं किसी अन्य महिला के साथ जोड़ी बनाती हैं और अविवाहित महिलाएं पुरुषों के साथ जोड़ी बनाती हैं। बहुत कम ही कोई दो एकल महिलाओं को बातचीत करते हुए देखता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो बातचीत अल्पकालिक होती है। अविवाहित जोड़े अधिकांश शाम एक साथ रहते हैं, मानो समूह को संकेत देना हो कि वे एक साथ हैं। जिन कपल में झगड़ा हो चुका है और वे इसके बावजूद समारोह में शामिल हो रहे हैं, तनावपूर्ण रिश्ते एक दूसरे के प्रति बहुत औपचारिक होते हैं। यदि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो ये एक मन गढ़ंत मुस्कान है जिसमें कोई दांत नहीं दिख रहे हैं। आमतौर पर एक विवाहित या एकल जोड़ा जिनके बीच अच्छे संबंध नहीं हैं अक्सर एक दूसरे को नहीं छूते हैं, और जब एक ऐसा करता है तो दूसरा स्पर्श किए गए हाथ या बाह को तुरंत वापस खींचकर प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, स्पर्श करना कब्जे के अधिकार को दर्शाता है और आश्वासन का संकेत है। प्रेषक प्राप्तकर्ता की आश्वासन की आवश्यकता को समझते हुए प्राप्तकर्ता को आश्वस्त कर सकता है। जहां पार्टियों के बीच अच्छे संबंध हैं, वहां एक अच्छा दबाव दूसरे को जन्म देता है। प्राइमेट्स के अध्ययन में यह पाया गया कि छूने वाले इशारे गैर आक्रामक और शांत थे। लॉरेंस के फ्रैंक अपने पेपर टैक्टाइल कम्युनिकेशन में व्यक्तित्व विकास में स्पर्श अनुभवों के महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने पाया कि हमारी ज़रूरतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे शैशवावस्था में किस प्रकार संतुष्ट थी। किशोरावस्था में और प्यार की अवधि के दौरान हम स्पर्श संचार की आवृत्ति में वृद्धि देखते हैं। ये पहचानना आसान है कि प्रेम संबंध के बहुत मजबूत पहलू स्पर्श करने वाले इशारे और छूने की आवश्यकता है। एल्बर्ट शेफलिन ने देखा है कि व्यक्ति प्रेमालाप के लिए पद ग्रहण करते हैं, जैसे कि अपनी कुर्सियां रखना और एक दूसरे की ओर झुकना, और कभी कभी अपनी कुर्सियां या हाथ पैर इस तरह रखना कि दूसरों को बाहर रखा जा सके। प्रेमालाप के लिए तैयारी और स्थिति के अलावा शेफलिन ने पाया कि प्रेमालाप के लिए अपील करने या इनवाइट करने वाली कार्रवाइयां भी प्रतीत होती हैं। ये निमंत्रण आमतौर पर चुलबुली नज़रें, टकटकी लगाए रखना, संकोची इशारे, सिर हिलाना और श्रेणी को घुमाना है। महिलाओं में उन्होंने पैरों को क्रॉस करना, जांघ को थोड़ा बाहर निकालना, कूल्हे पर हाथ रखना और कलाई या हथेली को प्रदर्शित करना, स्तन को बाहर निकालना और जांघ या कलाई पर उंगलियों को धीमी गति से सहलाना देखा। अजनबी। मैं चाहता हूं कि हम बेहतर अजनबी बने। इरविंग गॉफमैन ने सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार में एक दिलचस्प अवलोकन किया। एक सामान्य नियम के रूप में कोई कह सकता है कि सामाजिक स्थिति में परिचित व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ आमने सामने न आने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है।
जबकि अपरिचित व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। अजनबियों के बीच अशाब्दिक संचार की मात्रा का निर्धारण करने वाला कारक यह है कि क्या एक या दूसरा किसी भी भागीदारी पर विचार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर देर शाम एक ही समय में मेट्रो में सवार होने वाले दो अजनबी एक दूसरे के बारे में बहुत आशंकित हो सकते हैं और एक दूसरे से नज़र ना मिलाने का फैसला कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा है, आंखों के संपर्क का मतलब पहचान है, जो कभी कभी बातचीत और भागीदारी से पहले होता है। नज़रों का आदान प्रदान ना करके ये दोनों यात्री एक दूसरे में रुचि की कमी का संचार कर रहे हैं, भले ही वे स्थिति के बारे में असहज भावना साझा करते हों। दूसरी ओर यदि कोई आश्वस्त होना चाहता है तो वो पहले दूसरे व्यक्ति की ओर देखना, अपना गला साफ करने या पलकें झपकाने जैसे भाव भंगिमा प्रदर्शित कर सकता है। फिर कुछ गैर विवादास्पद कह सकता है, जैसे इतनी देर रात सबवे में बहुत भीड़ नहीं होती, या भीड़ द्वारा धक्का ना दिया जाना अजीब लगता है। एक दूसरे के बारे में अनिश्चितता के स्तर, उनकी उम्र, उनके लिंग और बातचीत में शामिल होने के बारे में उनके संबंधित दृष्टिकोण के आधार पर ये स्थिति एक संदिग्ध नज़र से लेकर दिलचस्प और उत्तेजक बातचीत तक कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, जो आगे भी बढ़ सकती है। हमने पाया है कि विभिन्न शहरों में अलग अलग प्रारंभिक अशाब्दिक संकेतों का उपयोग किया जाता है। तथ्य को समझना, मतभेद होने से व्यक्ति को कुछ शर्मनाक स्थितियों से दूर रखा जा सकता है। हाल ही में अटलांटा से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरते समय हमें एक बहुत ही दयालु दक्षिणी महिला के साथ चर्चा में इस कारक का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि लोगों द्वारा दूसरों के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली उदासीनता के कारण उसे न्यूयॉर्क शहर जाना पसंद नहीं था। इसके अलावा उसने कहा, मुझे विशेष रूप से पसंद नहीं किया जाता कि मेरी ओर देखा ना जाए और मुझे ऐसा महसूस कराया जाए कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? दक्षिण में हम लोगों को देखने के लिए समय निकालते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। जब महिला ने न्यूयॉर्क शहर में लोगों की अमित्रता के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की तो हमने बताया कि व्यक्तियों की अशाब्दिक स्थिति सिग्नल एक शहर से दूसरे शहर, एक खंड से दूसरे खंड और एक देश से दूसरे देश में भिन्न भिन्न होती हैं। न्यूयॉर्क शहर और टोक्यो जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोग ये आभास देते हैं कि वे एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं। एक विजिटर उनके हाव भाव का अर्थ पूर्ण उदासीनता मान सकता है। फिर भी ये निर्धारित करने के लिए किए गए अध्ययन कि संकट के समय भीड़ भाड़ वाले शहरों में लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि 1965 में न्यूयॉर्क में बिजली ब्लैकआउट से पता चलता है कि भारी बहुमत दूसरों की ज़रूरत में मदद करके प्रतिक्रिया देता है। सख्त बाहरी दिखावट वाले ये अच्छे सामरी ऐसे समय में अपना असली रंग दिखाते हैं। कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां व्यक्ति एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं, पश्चिमी या दक्षिणी आतिथ्य प्रचलित है। मुस्कुराहट, आंख झपकाना और गर्मजोशी से भरे हाउडी जैसे संकेत आम हैं। हालांकि यदि कोई अजनबी इस तरह से स्वागत करता है तो एक न्यूयॉर्कर शायद अचंभित हो जाएगा। बार में लोगों के हाव भाव देखना दिलचस्प है। बार का स्थान महत्वपूर्ण है। यदि बार किसी हवाई अड्डे पर होता है तो दृश्य व्यस्त समय के दौरान मेट्रो के समान होता है। वहाँ वही पागलपन और आंख से संपर्क की कमी है जो आमतौर पर अपने विचारों में खोए हुए और अपने परिवेश से बेखबर लोगों की तस्वीर बनाती है। इस बात से अवगत होकर बारटेंडर शराब पीता है और बिक्री बढ़ा देता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ग्राहकों के साथ शामिल होने के बजाय केवल अपने कार्य करने में रुचि रखता है। होटल के बार में अक्सर कम से कम एक आदमी ऐसा होता है जिसे हम शिकारी की स्थिति कहते हैं। ये व्यक्ति
आम तौर पर बार के मोड़ पर बैठता है और उसके सामने परेड करते समय संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। सारी क्रिया या तो सीधे उनके सामने या उसकी तरफ होती है, इसलिए वो अधिकतम प्रभाव के लिए अपनी आंखों का उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर शर्मीला व्यक्ति शीशे में छुपी निगाहों से बार में क्या हो रहा है इस पर नजर रखता है। पुरुष शिकारी की समकक्ष महिला होती है जो खुद को तैनात करती है ताकि उसकी दृष्टि का क्षेत्र बाधित ना हो। हालांकि यदि वो आकर्षक है तो उसमें एक बाधा है, क्योंकि पुरुष उसे पेय खरीदने की पेशकश करेंगे। जब ऐसा होता है तो उसे प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए और फिर भी बताना चाहिए कि वो सही व्यक्ति में रुचि रखती है। कभी कभी वो प्रस्ताव को अस्वीकार करके ऐसा करती है और साथ ही अपनी पसंद के व्यक्ति को कुछ संकेत देती है। एक नज़र शायद जो कहती है, आप ही हैं जिसे मैं ढूंढ रही थी। श्रेष्ठ और अधीनस्थ। चिंताओं का बोझ मन पर अपराध बोझ के बोझ की तरह होता है, इसलिए एक व्यवसायी व्यक्ति के मन में अक्सर एक अपराधी की भावना, व्याकुलता और बेचैनी और जल्दबाजी का माहौल रहता है, जिसे कुछ लोगों ने क्षेत्रीय अधिकारों के अधिकार के रूप में संदर्भित किया है। वो कई श्रेष्ठ या अधीनस्थ रिश्तों में प्रबल होता है। जब अधीनस्थ को खतरा या असुरक्षित महसूस होता है तो वो वरिष्ठ जितना अधिक आक्रामक होता है। उसकी भावनात्मक भूमिकाएं उतनी ही अधिक अतिरंजित होने की संभावना होती है। तब एक पतनशील श्रृंखला प्रतिक्रिया घटित होती है। ये एक क्या आप इसमें टॉप कर सकते हैं मुकाबला बन जाता है, जिससे ना तो पीछे हट सकता है और ना ही जीत सकता है। वे दोनों संभवतः हार जाएंगे क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। मान्यता तो दूर की बात है। प्रारंभिक हाथ मिलाने में श्रेष्ठता व्यक्त की जा सकती है जब कोई आपका हाथ मजबूती से पकड़ता है और उसे पलट देता है ताकि उसकी हथेली सीधे आपके ऊपर हो, तो वो एक प्रकार का शारीरिक प्रभुत्व का प्रयास कर रहा है। जब कोई व्यक्ति आपको हथेली ऊपर करके अपना हाथ देता है तो वो एक अधीनस्थ भूमिका स्वीकार करने की इच्छा दिखा रहा है। सेमिनार में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने एक बार कहा था कि उसे कभी ये ख्याल नहीं आया कि जब कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसके ऊपर खड़ा होना या उसके ऊपर चढ़ना नहीं, क्योंकि ये दूसरों को आपकी उपस्थिति में छोटा महसूस कराता है और गैर मौखिक रूप से आपकी श्रेष्ठता का संचार करता प्रतीत होता है। उन्होंने ये कठिन तरीके से पता लगाया था कि कई लोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा पद लेने पर नाराजगी जताते हैं। डेस्क पर पैर रखने का इशारा अक्सर वरिष्ठ या अधीनस्थ स्थितियों में भी पाया जाता है। जब इस भाव का उपयोग किया जाता है तो अधिकार की इस आडंबरपूर्ण स्थिति के प्रति उन लोगों की प्रतिक्रिया आमतौर पर नकारात्मक होती है जिनके पैर मेज पर नहीं होते हैं। एक अधीनस्थ आमतौर पर इसका विरोध करता है। कोई वरिष्ठ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन कोई समान व्यक्ति इसके प्रति उदासीन हो सकता है। कई वरिष्ठ या अधीनस्थ रिश्तों में, खासकर यदि वे लंबे समय से अस्तित्व में हैं, तो चेहरे के भाव शारीरिक हाव भाव पर हावी होते हैं। इसका एक उदाहरण है उभरी हुई भौहें, सिर का हल्का सा मुड़ना और एक बॉस द्वारा दिया गया संदेह का भाव। जब वो अपने अधीनस्थ के लाखों कमाने के विचार को स्वीकार नहीं करता है या वो आंखों से संपर्क करने से बचता है, जिससे अनजाने में ये पता चलता है कि वो इस समय अधीनस्थ के साथ है। यदि अधीनस्थ सतर्क नहीं है, वो सिग्नल नहीं पकड़ता है, तो उसे चरण 2 का सहारा लेना पड़ सकता है। अपना वजन बदलना, संभवतः अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए एक बड़ी आह भरना। यदि किसी कारण से संदेश अभी भी नहीं पहुंच पाता है तो वो खड़ा हो सकता है या अपने कागजात उठा सकता है, जैसे कि उन्हें भर रहा हो
और फिर स्पष्ट रूप से पूछे कि क्या अधीनस्थ के पास कोई अन्य काम नहीं है, या अधिक कूटनीतिक तरीके से उसे सलाह दे सकता है कि उसके पास दूसरी नियुक्ति करने का समय है। उम्मीद है कि एक जागरूक व्यक्ति को इतनी दूर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुंदता दोनों पक्षों के लिए सम्मान की हानि का कारण बन सकती है। वरिष्ठ को आश्चर्य होता है कि उसका कर्मचारी कितना सख्त होगा कि वो स्पष्ट रूप से भेजे गए इशारों को नहीं पहचान पाता है, और अधीनस्थ इस भावना के साथ चला जाता है कि उसके बॉस ने उसे मूर्ख बना दिया है, और फिर भी वो दुख से नाराज है कि उसने उन संकेतों को नहीं पहचाना जो उसने अपने समय से पहले दिए थे। स्वागत के। चित्र 62 एक कार्यकारी को स्पष्ट रूप से कई समस्याओं में व्यस्त दिखाता है। यदि जैसे कि आप उसके ऑफिस में प्रवेश करते हैं, आप अपने बॉस को इस स्थिति में देखते हैं, तो आपकी पहली भावना शायद उसे अकेला छोड़ देने की हो सकती है, खासकर यदि आप उससे जिस बारे में बात करना चाहते थे वो एक गंभीर मामला था। उसके हाव भाव को पढ़कर आप उसे और अधिक समस्याओं के प्रति सचेत करने से पहले इंतजार करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी जागरूकता आपको आगे बढ़ाने में एक मूल्यवान संपत्ति है। सेमिनार में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने बताया, हमारे पास एक बॉस है जो डेस्क पर अपने पैर रखकर अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है और उन विषयों के बारे में बात करता है जिनका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी संकेत को नहीं पकड़ता है जो संचार करता है। हमारे पास करने के लिए काम है और हम इसे करना बहुत पसंद करेंगे। वरिष्ठ और अधीनस्थ रिश्तों में बहुत सारा समय मुख्य रूप से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि या तो बॉस या कर्मचारी जो वो चाहता है उसमें इतना खो जाता है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। संकेत संचार के लिए खुला नहीं होता है जो उसे बताता है कि ये बंद करने और छोड़ने का समय है। चित्र 63 में खड़ा व्यक्ति श्रेष्ठ है। उसकी समग्र मुद्रा बैठे हुए व्यक्ति की तुलना में अधिक आरामदायक है। वो एक प्रमुख स्थान पर खड़ा है, लगभग डेस्क के पीछे, जिससे अधीनस्थ के क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। उसका हाथ लापरवाही से उसके कोट के जेब में डाला गया है और अंगूठा बाहर निकला हुआ है। आत्मविश्वास और अधिकार का एक और संकेत जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आम है। हमने बैठे और खड़े दोनों ही विषयों के साथ इस भाव को कई बार रिकॉर्ड किया है। अक्सर जब दो लोग जो विशिष्ट रूप से इस स्थिति को अपनाते हैं मिलते हैं, तो वे दूसरे के सम्मान में इशारों का उपयोग करने से बचते हैं। चित्र 64 में वक्ता वरिष्ठ अपने लोगों से कह रहा है, पिछले साल का संचालन हमारे मानकों के अनुरूप नहीं था और वे बेहतर सुधार करेंगे, अन्यथा नहीं। उनकी बंद मुट्ठी अधिकार का संकेत देती है और वो या तो किसी बात पर जोर दे रहा है या किसी अप्रिय कार्रवाई की धमकी दे रहा है। स्पीकर अपने अधिकारियों को नीचा दिखाते हुए खड़े होकर अपना प्रभुत्व दिखाने का भी प्रयास कर रहा है। ये भी ध्यान दें कि प्रत्येक आदमी के कोट के बटन लगे हुए हैं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है। चित्र 65 एक और श्रेष्ठ संबंध दिखाता है। ए में बॉस एक कर्मचारी को इशारा कर रहा है कि वो उससे मिलना चाहता है। बी में बॉस अपनी तर्जनी से कर्मचारी को डांटने या धमकाने की प्रक्रिया में है, जबकि कर्मचारी कमर पर हाथ रखकर तैयार स्थिति में खड़ा है। कर्मचारी दुर्व्यवहार पर प्रतिक्रिया करता है और आक्रामक रूप से अपने हाथ डेस्क पर रखता है, आगे झुकता है और बॉस को बताता है कि वो स्थिति के बारे में कैसा महसूस करता है। कर्मचारी के गुस्से के परिणाम स्वरूप बॉस बी में अपने पद से हट गया है। डी में कर्मचारी बल्लेबाजी में अपना समय बिताने के बाद हथियार क्रॉस करके
रक्षात्मक मुद्रा अपनाता है। स्थिति खराब होने पर बॉस अपना चश्मा उतारता है, मेज हाथ पर रखता है और कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए तैयार होता है। ग्राहक और पेशेवर। सबसे अच्छा ग्राहक एक डरा हुआ करोड़पति है। ग्राहक संबंध संवेदनशील होता है, जिसमें सामान्य से अधिक पारस्परिक समस्याएं होती हैं। अधिकांश पेशेवर, वकील, अकाउंटेंट, सलाहकार आसानी से स्वीकार करते हैं कि ग्राहक के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। लेकिन आइए रिश्ते को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखें। ग्राहकों का एक प्रचलित रवैया है, ये मेरी अनोखी समस्या है, मुझे कुछ नया दिखाओ। ग्राहक ईमानदारी से पेशेवर की विशेषज्ञता पर विश्वास करना चाहता है, फिर भी उस तकनीक पर भरोसा नहीं करता है जिसका उपयोग पहले किया गया हो। परिणाम स्वरूप संभावित दिशा के शुरुआती सुझाव को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर भी चूंकि ग्राहक ने संभवतः अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करने में काफ़ी समय बिताया है, जिसकी चिंता, संख्या और जटिलता में बढ़ गई है, वो एक सरल समाधान की उम्मीद नहीं करता है या नहीं चाहता है। भले ही जो इसमें शामिल नहीं है उसे समाधान प्रतीत हो सकता है, उस समय पाया जाना सबसे अच्छा है। ग्राहक को भी आमतौर पर पेशेवर से सहानुभूति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका मानना है कि केवल वही व्यक्ति जिसे उसकी समस्या महसूस है वो उसकी मदद कर सकता है। यदि वो इस सहानुभूति का अनुभव नहीं करता है तो ग्राहक अक्सर मानता है कि पेशेवर ने लोगों के साथ अपना संपर्क खो दिया है। कुछ ग्राहक केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेवर केवल ग्राहक के अनभिज्ञ विचारों को बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करता है। वो कभी कभी चाहता है कि शैतान का वकील उसकी वास्तविक या काल्पनिक समस्याओं के प्रति किसी भी ठोस दृष्टिकोण के विरुद्ध बहस करे। कुछ ग्राहकों का मानना है कि विशेषज्ञ के पास अलौकिक शक्तियां हैं और जादू की छड़ी घुमाने से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कभी कभी ग्राहकों का मानना है कि एक अलग दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मदद कर सकता है, या वे चाहते हैं कि उनकी अच्छी तरह से आलोचना की जाए और उन्हें एक ऐसे रूप से वापस रखा जाए जो मूल से अधिक मजबूत हो। दूसरों की मदद से स्वयं की खोज की ये इच्छा मुठभेड़ समूहों और संवेदनशीलता सत्रों में जबरदस्त रुचि को समझा सकती है। एक पूरी तरह से खुला प्रकार का रहस्योद्घाटन वांछित है, जिसमें व्यक्ति खुद को खोजने की उम्मीद करता है और वो दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रकार के आदान प्रदान में पेशेवर को कभी कभी इस दुविधा का सामना करना पड़ता है कि ग्राहक को अपने निष्कर्षों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। ग्राहक और प्रोफेशनल रिश्ते में इशारे क्या हैं? ग्राहक की चिंता का कारण क्या है और क्या चीज़ उसे उत्तेजित करती है? प्रोफेशनल की ओर से सबसे स्पष्ट, कथित रूप से प्रासंगिक इशारा यह है कि ग्राहक जो कह रहा है उसे नोट कर रहा है, भले ही वो इसे कोई महत्व देता हो या नहीं। दूसरा है आमने सामने मूल्यांकन का भाव, विचारक प्रकार की मुद्रा, जिसे कई पेशेवर लगभग स्वचालित रूप से तब अपनाते हैं जब उनके द्वारा कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण भाव है और इससे ग्राहक में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। इससे पता चलता है कि विशेषज्ञ न केवल रुचि रखता है बल्कि उसने ग्राहक की स्थिति का विश्लेषण करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसी स्थिति होती है जिसमें ये इशारा अजीब होता है, जब दो प्रोफेशनल्स एक दूसरे पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के बजाय प्रत्येक समर्थन का मानना है कि दूसरा चुगली कर रहा है और वो जो कह रहा है उसकी आलोचना कर रहा है। हाल ही में अदालतों के सामने आने वाली समस्याओं से संबंधित एक टीवी विशेष में दो वकील एक दूसरे को कही गई बात से नहीं बल्कि अपने हाव भाव से पूरी तरह से खारिज करते दिखाई दिए। यदि उन्होंने यही भाव किसी ग्राहक के साथ प्रयोग किया होता तो संभवतः ये प्रभावी होता। हालांकि
एक अन्य वकील के साथ इसे संदेही के रूप में समझा गया, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में कठिनाई हुई। जब दो प्रोफेशनल्स ओपन लिंकन्स की स्थिति लेते हैं तो वे अधिक सहमत होते हैं और एक दूसरे का कम विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद प्रोफेशनल दृष्टिकोण से खतरा महसूस नहीं होता है। कई प्रोफेशनल अभी भी इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि एक ग्राहक के साथ व्यवहार करने और एक सहयोगी के साथ व्यवहार करने के बीच कोई अंतर है। अनुचित इशारों का उपयोग करके वे अनजाने में भ्रामक संचार भेजते हैं। ग्राहक की ओर आगे झुकना रुचि का संकेत है। हालांकि अक्सर हमने प्रोफेशनल को अपनी कुर्सी पर पीछे बैठे हुए एक अलग भाव के साथ देखा है, जो ग्राहक की समस्या के प्रति उदासीनता का संकेत दे सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल को एक बड़े डेस्क के पीछे बैठाया जा सकता है, जो उसके ग्राहक के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है, जिसे ये सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है वो मेरी तरफ नहीं है, उसे मेरी समस्याओं की परवाह नहीं है, केवल उस पैसे की परवाह है जो वो कमा सकता है। ये इस तथ्य के विपरीत है कि अधिकांश प्रोफेशनल बहुत समर्पित व्यक्ति होते हैं और देखभाल करते हैं। इस धारणा से निपटने के लिए उनमें से बड़ी संख्या में लोग अधिक व्यक्तिगत माहौल प्राप्त करने के लिए अपने ऑफिसेज को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, जिसमें उनके ग्राहक के साथ मजबूत संबंध स्थापित होते हैं और संभावित समाधानों पर चर्चा करने से पहले कम प्रतिकूल भावनाएं पैदा होती हैं। प्रोफेशनल को प्रभुत्व का संचार नहीं करना चाहिए या अपने ग्राहक के प्रति पांडित्यपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां ग्राहक एक खोए हुए बच्चे की तरह व्यवहार करता है, उसके लिए न्यायाधीश, पिता और बड़ा भाई बनना बहुत आसान है। कोट के आंचल को पकड़ने जैसे इशारे न केवल ग्राहक के सामने इस रवैये को स्पष्ट करते हैं, बल्कि क्या आप मेरा अनुसरण करते हैं जैसी अभिव्यक्तियों में मौखिक भाषा द्वारा इसे मजबूत किया जाता है, या क्या ये स्पष्ट रूप से समझ में आया है। कुछ प्रोफेशनल्स को ऐसा लगता है मानो उन्हें अपनी क्षमता बेचनी है, हालांकि अधिकांश मामलों में ग्राहक ने संभवतः उसे संपर्क करने से पहले ही अपनी प्रतिष्ठा की जांच कर ली है। इसलिए दुर्लभ मामलों को छोड़कर बहुत कम या बिल्कुल बिक्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय ग्राहक की समस्याएं और ज़रूरतें क्या हैं, ये जानने के प्रयास में सुनने का अच्छा रवैया अपनाना चाहिए। हाल ही में एक जटिल बातचीत का सामना करने वाले एक संभावित ग्राहक ने हमसे संपर्क किया और अपनी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक का अनुरोध किया। जब बैठक शुरू हुई तो उन्होंने हमें योग्य ठहराया। वो जानना चाहते थे कि सरकारी एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट संबंधी बातचीत के क्षेत्र में हमारी साख क्या है। जब हमने कहा कि हमारे पास ऐसा अनुभव है, तो उन्होंने हमारी भागीदारी और परिणामों का मूल्यांकन करने की कोशिश की। बहुत जल्दी हमें मौखिक और गैर मौखिक रूप से एहसास हुआ कि ग्राहक को अतिरिक्त आश्वासन की आवश्यकता है। इस जागरूकता से प्रेरित होकर हमने उनसे पूछा कि उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। फिर उसने बताया कि दूसरों ने हमारे बारे में क्या कहा था। ऐसा करके उसने स्वयं को वो आश्वासन दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस पर विचार करने के बाद हम बैठक के मुख्य उद्देश्य हमारे ग्राहकों की ज़रूरतों की ओर आगे बढ़े। अगर हमने शुरू में अपने ग्राहक को मुझे दिखाओ रवैये में अपनी बाहों को क्रॉस करके बैठे हुए नहीं देखा होता और गैर मौखिक रूप से ये नहीं बताया होता कि वो आश्वस्त नहीं है, तो हो सकता है कि जब वो खरीदने के लिए तैयार नहीं था तो हमने उसे बेचने का प्रयास किया होता। इसके बजाय हमने अपनी सलाह लेने के लिए उनके शुरुआती फैसलों को टाल दिया और उन्हें हमारी क्षमता के बारे में खुद को आश्वस्त करने दिया। ग्राहक के रवैये के बारे में जागरूकता और उसके हाव भाव से इमोशनल कम्युनिकेट करके दोनों पक्षों के लिए ये बेहद संतोषजनक अनुभव बना सकती है। बायर और सेलर, क्रेता और विक्रेता,
कई प्रोफेशनल सेल्समैन और खरीदार जिनके साथ हमने अशाब्दिक संचार पर चर्चा की है, उन्होंने कहा है कि ग्राहक या विक्रेता के चलने के तरीके से वे तुरंत बता सकते हैं कि कुछ गलत था। ऑफिस में गया और बैठ गया, ऐसा तब तक नहीं है जब तक हमने विवरणों पर गहराई से चर्चा नहीं की है कि वे ये देखना शुरू कर दें कि वे इशारों की व्याख्या के बारे में पहले से ही कितना जानते हैं। कई विशिष्ट बिक्री लेन देन में दोनों पक्ष में मैं जीतने जा रहा हूं और आप हारने वाले हैं रवैया अपनाते हैं। इससे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। आइए ऐसी स्थिति की रूपरेखा तैयार करें। खरीदार डेस्क से दूर बैठ जाता है, अपनी बाहें मोड़ लेता है, अपने पैरों को क्रॉस कर लेता है और संदेह से कहता है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? विक्रेता अपनी कुर्सी के किनारे पर खड़े होकर पैरों को धावक की स्थिति में रखकर शरीर को कार्यभार संभालने की मुद्रा में आगे की ओर झुककर अपने हाथों को हिलाकर और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अपनी तर्जनी का उपयोग करके प्रतिक्रिया दे सकता है। विक्रेता की प्रारंभिक संकेतात्मक प्रगति खरीदार को संदेह का कारण बन सकती है, खासकर यदि वो उन लोगों में से एक है जो कठिन बिक्री से बुरी तरह नाराज है। आपको बताएं कि मैं क्या करने जा रहा हूं दृष्टिकोण खरीदार को पीछे हटने और रक्षात्मक बनने का कारण बनता है। वैकल्पिक योजना में बदलाव करने या खरीदार को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने के बजाय विक्रेता अब असुरक्षित हो जाता है क्योंकि उसके विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस बिंदु पर विक्रेता के हाव भाव रक्षात्मक होते हैं। वो खुद को डेस्क के दूर धकेल सकता है, अपने शरीर को एक आकृति में मोड़ सकता है, अपने पैरों और बाहों को क्रॉस कर सकता है। फिर ऐसे अप्रभावी प्रश्न पूछ सकता है जैसे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या समझ नहीं आता? या आप इतने अनुचित क्यों हो रही हैं? प्रश्न पूछने की ये पंक्ति केवल दोनों को और दूर करने का काम करती है। जब ये चरण पहुंच जाता है तो ऐसे बहुत कम उदाहरण होते हैं जहां कोई खरीदार या विक्रेता इतना विशेषज्ञ होता है कि वो अपनी समस्या को हल करने या किसी समझौते पर पहुंचने के लिए भावनाओं को पुनर्गठित या शांत कर सके। आइए इसे बंद करें या स्थगित करें वाला रवैया कायम है। अक्सर माहौल इतना नकारात्मक हो जाता है कि हर पक्ष दूसरे पर अशांति फैलाने का आरोप लगाने लगता है। दिन प्रतिदिन की स्थितियों में ये वो बिंदु है जहां हम ये तर्क देते हैं कि ये दूसरे व्यक्ति की गलती थी जिसे हमने निपटाया नहीं। हम ऐसे लोगों के साथ व्यापार कैसे कर सकते हैं? हालांकि हमारे वीडियो टेप अभ्यास सेमिनार में भाग लेने वाले अधिकारियों के पास दूसरा मौका है। हम जो हुआ उसे दोहरा सकते हैं और निष्पक्ष रूप से समीक्षा कर सकते हैं कि बातचीत क्यों और कैसे विफल रही। अपनी गलतियों को देखने और सुनने में सक्षम होने से प्रत्येक प्रतिभागी को एक पतनशील प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी मिलती है जिससे वो बच सकते हैं। कुछ व्यवसायी, खरीदार और विक्रेता दोनों मानते हैं कि एक बार जब वे प्रशिक्षण दर्शन इस रूप से अवगत हो जाते हैं तो उन्हें अपने विरोधियों पर भारी लाभ होता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। उनके पास केवल उन दृष्टिकोणों और भावनाओं की बेहतर समझ है जो उनके विरोधियों द्वारा कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। उन्हें अभी भी इशारों की अनुरूपता को पढ़ने, परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करने और सबसे महत्वपूर्ण ये समझने की क्षमता विकसित करनी होगी कि वे स्वयं इशारों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वाक्यांश ये सब एक साथ रहना शायद सबसे अच्छी तरह से बताता है कि हम क्या उम्मीद करते हैं। युवा अनुभवहीन सेल्समैन के लिए कई सेल्स एजेंट चित्र 67 की तरह राक्षस होते हैं और कुछ सेल्स एजेंट इस विशिष्ट मुद्रा को अपनाते हैं क्योंकि वे दूसरों को चिढ़ाना, बहुत अधिक बात करना या बस प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, जबकि वे स्वयं प्रतिभागियों के बजाय दर्शकों के रूप में कार्य करते हैं।
बेचने के लिए कठिन आदमी। हाँ, वास्तव में, लेकिन अगर सेल्समैन उसकी ज़रूरतों से संबंधित प्रश्न पूछकर उसे शामिल कर सकता है तो उदासीन रवैया पिघल सकता है। यदि नहीं तो खरीदार का अगला इशारा अपना चश्मा नीचे रखना हो सकता है। बस इतना ही। बाहर निकलें, अपनी बाहों को क्रॉस कर लें या कागज़ों को उलटना शुरू कर दें। अनुभवी सेल्समैन जानते हैं कि खरीदार और विक्रेता के बीच अंतर को पाटना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए वे आमतौर पर तस्वीरें, रिपोर्ट्स या अन्य दृश्य प्रस्तुतियां उपलब्ध कराने का प्रबंधन करते हैं। इनके साथ वे डेस्क के चारों ओर घूमने की कोशिश करते हैं, या तो खरीदार की समान तरफ या उसके समकोण पर। यदि खरीदार सेल्समैन के करीब आने पर अपनी बाहें क्रॉस करके या कोई अन्य रक्षात्मक इशारा करके प्रतिक्रिया करता है तो ये उसकी नाराज़गी का संचार करता है। सेल्समैन को ध्यान रखना चाहिए कि वो डेस्क के विपरीत दिशा में अपनी मूल स्थिति में लौट आए। कुछ लोग डेस्क के पीछे अपने प्रभुत्व की स्थिति को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं और अपनी छवि बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगे। चित्र 68 संकेत समूहों को प्रस्तुत करता है जिन्हें एक विशिष्ट खरीदार या विक्रेता संबंध में देखा जा सकता है। खरीदार अपनी कुर्सी पर विक्रेता से दूर पीछे की ओर झुका हुआ है और तेजी से उछल रहा है। उसके कोट के बटन लगे हुए हैं और उसके पैर क्रॉस किए हुए हैं, जबकि वो एक पैर ऐसे घुमा रहा है जैसे कि जो कहा जा रहा है उससे अधीर हो। हल्की सी नाराजगी से संकेत मिलता है कि वो विक्रेता जो पेशकश कर रहा है उसे खरीदने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विक्रेता क्रिया उन्मुख स्थिति में आगे की ओर झुका हुआ है। उसके हाथ की उठी हुई हथेलियों का हाव भाव उसकी सरल मुस्कान और खुला हुआ कोट दर्शाता है कि वो खुला है। वो चाहता है कि खरीदार सहज महसूस करे। वो अपनी बिक्री प्रस्तुति के महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गया है। यदि वो अब गलत बात कहता है तो खरीदार अपनी बाहों को अपनी छाती के ऊपर से पार करके या अपने पैरों को फिर से क्रॉस करके इसका संकेत दे सकता है, ताकि ऊंचा पैर विक्रेता से दूर और निकटतम निकास की ओर इंगित कर सके। अध्याय 8